अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं हमारे साथ बहुत अरसे के बाद वैभव सिंह ने आज हमें जॉइन किया है। बहुत शुक्रिया कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बुलाने के लिए आरजू जी। थैंक यू सो मच। हमेशा आपसे बात करके बहुत अच्छा लगता है और लोग कहते भी रहते हैं आपको कि बार-बार लाया जाए, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि कोई वहाँ पे होना चाहिए जो आपको पकड़ के जो है ना वो बिठा दे कि बस अब आपने शो करना है, क्योंकि आपकी अपनी बहुत ज़्यादा बिज़ी रहते हैं, तो इस वजह से कम ही हम लोग शो कर पाते हैं। लेकिन आज अगर हम बात करें सबसे पहले शुरू अगर हम करें पाकिस्तान से और कैसे देख रहे हैं आपके जो गज़ा पीस टॉक चल रही है, जो ट्रंप ने इन्विटेशन भेजा है और उसमें पाकिस्तान की तरफ से प्राइम मिनिस्टर भी गए, फील्ड मार्शल भी गए। कुछ हो पाएगा गज़ा में इन लोगों से या आपको लगता है कि सिर्फ एक मीटिंग ही रहेगी? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है आरजू जी की पाकिस्तान की आवाम को ये सवाल अपने हुक्मरानों से सबसे पहले पूछना चाहिए कि ये जो बोर्ड ऑफ पीस है, जो ये बना है, ये बोर्ड ऑफ पीस क्या मोहम्मद अली जिन्ना का जो स्टांस था फिलिस्तीन को लेकर के और इसराइल की क्रिएशन को लेकर के, क्या ये उस पे खरा उतरता है? क्या इन अकॉर्डेंस विद द थॉट्स एंड विजन ऑफ मिस्टर जिन्ना ये बोर्ड ऑफ पीस है? आपके यहाँ जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हैं, जो कह रहे थे कि पाकिस्तान की कहानी अपने बच्चों को जरूर सुनाए। पाकिस्तान की जो कहानी है वो आपके बच्चे जो है वो ना भूलने पाए। ठीक। ओवरसीज पाकिस्तानी को बुला करके पहलगाम हमले से पहले उन्होंने यही तो एड्रेस किया था ना 15 दिन पहले। तो क्या उस पाकिस्तान की कहानी और वो जो कुर्बानियां थी और उनके पीछे का जो शोमैन था मोहम्मद अली जिन्ना, क्या ये बोर्ड ऑफ पीस उनके विजन के अकॉर्डिंग है? अगर है तो फिर बिल्कुल सौ बिस्मिल्लाह करके ज्वाइन करें और वहां पे हमास को डिसआर्म करें जा करके और जा करके वहां पे एक जो आपके हवलदार हैं फौज के वो वहां खड़े हो जाए और हमास वालों को पकड़ पकड़ के जो है वो हैंड ओवर किया जाए और उनसे हथियार डलवा करके जो फिलिस्तीनी, जो कि 50,000 से ज्यादा, जो कि मेरा नंबर नहीं है, ये तो पाकिस्तानी और जो पाकिस्तान के जो हामिल लोग हैं वो हमको सुनाते हैं ना कि 50,000 तो सिर्फ औरतें और बच्चे ही मार दिए उन्होंने। ये कहते हैं कि भाई 50,000 तो सिर्फ औरतें बच्चे मरे, हो सकता है मरे हो, मैं उसको डिस्प्यूट नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप उनके साथ एक फोर्स जो खड़ी थी, आप क्या पाकिस्तान की इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की फौज जाकर के अब उनको डिसआर्म करेगी कि एक जो उनकी जो डिफेंस की शील्ड थी वो भी आप ले रहे हैं? और आप जाकर के हम शहबाज शरीफ ने और आसिम मुनीर भी गए हैं साथ में बाय द वे वहां पे, और आपने देखा होगा वीडियो की वो वहां बैठ करके शहबाज शरीफ जो है वो दिखा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को कि देखिए वो बैठे हुए हैं ऑडियंस में, फील्ड आपके फेवरेट फील्ड मार्शल। और वो वीडियो जो है काफी वायरल भी होगी क्योंकि मेरे पास ही आपके यहाँ से ही एक दोस्त ने भेजी, एक जो जर्नलिस्ट है, कि ये देखे ये किस तरह से ये दिखा रहे हैं। तो ये जो पाकिस्तान कर रहा है वो पाकिस्तान की अपनी खुद की फॉरेन पॉलिसी है, वो जैसे करना चाहे, बट ये जो हिपोक्रेसी है पाकिस्तानी स्टेट की वो एक्सपोज हो रही है वहां पे। इंडिया ने अभी तक, आपको पता है इंडिया कितना जिगरी दोस्त है इसराइल का, और हम हमको उस पर गर्व है, हम उसको प्राउडली ओन करते हैं कि भाई हाँ हम इसराइल के दोस्त हैं, इसराइल हमारा दोस्त है। हम एक दूसरे के सुख दुख में एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं, आज से नहीं हमेशा से खड़े रहते हैं। तो मतलब लेकिन आप अपना बताएं कि आपके यहाँ पे जो कहानी सुनाई गई, जो किस्से जो सुनाए गए हमेशा से, जो मौलवियों ने सुनाए, फौजियों ने सुनाए, आपके यहाँ पे जिनको आप स्टेट्समैन कहते हैं जिन्ना जैसे लोग, उन्होंने जो कहानियां सुनाई हैं, आप तो हर उस कहानी के खिलाफ जा रहे हैं। तो ये हिपोक्रेसी पाकिस्तानी स्टेट की जो है वो कहते हैं ना कि खुलेआम पूरी दुनिया के सामने जो है वो सामने आ गई है। और अब पाकिस्तान के अवाम को सोचना है कि इसको उसको किस तरह से वो रिसीव करेंगे और उसको किस तरह से वो डील करेंगे। और मैं आपको ये बता दूं, मुझे कोई ऐतराज नहीं है पाकिस्तान वहां पे बोर्ड ऑफ पीस में बैठे और वहां पे जो भी करना हो करे। वो जो मिडिल ईस्ट है वो मेरा नेबरहुड नहीं है। मैं, मेरे बाप दादा मिडिल ईस्टर्न नहीं है। पाकिस्तानियों को लगता है ना कि उनके बाप दादा जो है वो तुर्की और अरबी और अजमी और दुनिया भर की जो बातें करते हैं, उनको गलतफहमी होगी, मुझे कोई गलतफहमी नहीं है। तो मुझे नहीं फर्क पड़ता कि आप वहां पे जाकर के अरबों को मार दीजिए या तुर्कियों को मार दीजिए या फिलिस्तीनियों को मार दीजिए या उनको आप डिसआर्म कर दीजिए। पाकिस्तान की आवाम को ये सवाल जो आप मुझसे कर रही हैं, ये सवाल पाकिस्तान की आवाम से आपको पूछना चाहिए।
आप एक बार निकलिए माइक लेकर के इस्लामाबाद की और रावलपिंडी की और वहां की आप पारा की सड़कों पर पूछिए लोगों से कि ये जो हमने कदम लिया है क्या आप इससे खुश हैं। मैं देखता हूँ कितने पाकिस्तानी इसके हामी होते हैं इस डिसीजन के। ये अलग बात है कि भाई वो बोल कितने लोग आपके कैमरे पे बोलेंगे नहीं बोलेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन आप ऑफ द रिकॉर्ड पूछ के देखिए। आपके यहाँ तो आईएसपीआर के जो पेड जर्नलिस्ट है, जो दुनिया को पता है कि ये पेड जर्नलिस्ट है, पेड एंकर्स है, और पेड है तभी एंकर्स भी है, वरना वो एंकर उनके शो कहाँ चलते हैं पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया में। तो ये जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं और चैलेंज करते हैं और वीलॉग्स बनाते हैं बैठ के, चैनल खोले हुए हैं, उनसे पूछिए ना जाकर के कि भाई आप तो बड़ी बातें करते थे फिलिस्तीन के ऊपर, तो इसके ऊपर क्यों नहीं वीलॉग बनाता कोई। जो वीलॉग बना भी रहे हैं, अब मैं आपको बताऊं, मैं नाम क्या ही लूं उनका, बहुत सीनियर आपके यहाँ के एंकर हैं, और वो जो है बैठ करके, आज मैं सुबह ही उनको देख रहा था तो बैठ करके वो समझा रहे थे कि जी देखें, जो फिलिस्तीन में रहने वाले फिलिस्तीनी हैं, और जो फिलिस्तीनी है वो अरब हैं, और अरब सिर्फ मुसलमान नहीं है, अरब ईसाई भी हैं, अरब यहूदी भी हैं, अरब जो जितने भी अब्राहमिक रिलीजन के यानी इब्राहिम की जितनी भी औलादे हैं उनसे ही निकले हुए हैं ये सारे। तो अरब तो सारे ही मजहब में है, ठीक है। तो हमको फिलिस्तीन में जो जो कहते हैं ना कि पीस के लिए कुछ कोई भी इनिशिएटिव होता है तो हमको उसमें हिस्सा बनना चाहिए। अब आप देखिए कि किस तरह से 180 डिग्री टर्न मारा है इन सारे एंकर्स ने, या तो बोल नहीं रहे, और बोल रहे तो कैसे कहानी को ट्विस्ट दे रहे हैं, घुमा रहे हैं। तो ये तो कहते हैं ना कि वो सलमान रशीद के साथ अभी हमने जो वीडियो किया था तो उसमें नहीं एक फैज साहब की का किस्सा सुनाया कि उनसे जब पूछा कि आपको ऐसा तो नहीं लगता है कि आपको इस बात का तो डर नहीं है कि पाकिस्तान टूट जाएगा, तो उन्होंने कहा मुझे डर इस बात का तो बिल्कुल नहीं है कि पाकिस्तान टूट जाएगा, मुझे डर इस बात का है कि ये कहीं ऐसे ही ना चलता रहे। तो वो वैसे ही चल रहा है। तो आपके लिए अलग चूरन है, आवाम के लिए अलग चूरन है, और पर्दे के पीछे कुछ और डील हो रही है, और आप देख लीजिए उसका नतीजा आपके सामने है, और आप आने वाले 6 7 8 महीने में आप देख लीजिएगा कि उसका नतीजा क्या निकलता है। और पाकिस्तान को अगर फौज वहां भेजनी होगी होगी इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स में भी, कामरान शाहिद के ही प्रोग्राम में जो है मैंने सुना कि कामरान शाहिद जो है बैठ करके वकालत कर रहे थे उसकी कि भाई बिल्कुल भेजना चाहिए। सबसे पहले तो फिलिस्तीनियों का जो खून बह रहा है ये खून बंद होना चाहिए, हमारी फौज जाएगी तो कम से कम उनको एक दिफा का एक जरिया तो मिलेगा फिलिस्तीनियों को। अभी तो उनके पास दिफा का कोई जरिया नहीं है, उनके पास उनकी सिक्योरिटी इंश्योर करने का कोई जरिया नहीं है। तो अब क्या आप गाजा में कितनी फौज भेज देंगे, पाकिस्तान की आर्मी कितनी फौज भेज देगी, और जितनी भी भेज देगी वो जो फौज है किस बात, वो जब खड़ी होगी तो इस बात की क्या गारंटी है कि हमास वाले और जो हिजबुल्लाह वाले हैं ये इनको एज अ कोलैबोरेटर नहीं देखेंगे कि ये भाई ये तो जायनिस्ट के कोलैबोरेटर है, ये तो अमेरिका के कोलैबोरेटर हैं, क्योंकि भाई अमेरिका की बनाई हुई फौज में आए हैं ये, उनके ऊपर हमले नहीं होंगे। और जब आपकी फौज के ऊपर हमले होंगे तो इस बात की क्या गारंटी है कि वो जो फौजी है वो इस बात पे जवाब नहीं देगा कि नहीं नहीं ये तो हमारे अरब मुसलमान भाई हैं, हम इनको कैसे कुछ मार सकते हैं, इनको कैसे जवाबी कार्रवाई कर सकते हैं। तो फिर जाहिर सी बात है गोली के जवाब में फिर गोली चलेगी, और जब जवाब में गोली चलेगी तो उसका क्या मैसेज जाएगा। तो ये जो सारा जो उम्मा का कॉन्सेप्ट है और ये इस्लामी बिरादर मुल्क का कॉन्सेप्ट है और जो हमदर्दियां हैं फिलिस्तीनियों के लिए, ये सारी की सारी जो है ना वो फिर कितना नुकसानदेह होंगी पाकिस्तान के लिए। अब मैं तो चाहता हूं कि भेजें, बिल्कुल भेजें, और इस बोर्ड ऑफ पीस में शामिल हुए हैं, बहुत अच्छा काम किया है, और इंटरनेशनल स्टेबलाइजिंग फोर्स में भी अपने लोग भेजे वहां पे, और डॉलर पकड़े, जब जब डॉलर पकड़े हैं तब तक तब तब सबसे ज्यादा मजा जो है वो हिंदुस्तान को आया है। लेकिन ये भी तो देखे ना कि इन्होंने ये कहा है कि गजा को दोबारा से तामीर किया जाएगा, गजा को दोबारा से बनाने में ये हिस्सा ले रहे हैं। और जहां तक इसराइल की बात है तो बहुत से लोग कहते हैं, इमरान खान भी कहा करते थे एक जमाने में कि जी इसराइल के साथ हमारे टर्म्स जो हैं वो बेहतर होने चाहिए, इसलिए कि हमारा डायरेक्टली तो कोई उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ना ही कभी क्लैशेस हुए हैं। वो फलस्तीन को लेकर ही है जो भी प्रॉब्लम है, या जो भी हमने अपने पासपोर्ट पे लिख रखा है। तो लगता नहीं आपको कि ये वहां पे कोई तामीर करने जा रहे हैं, किसी काम के लिए जा रहे हैं? या हमास के साथ तो डायरेक्टली क्लैशेस या डायरेक्ट पंगा तो नहीं ले सकते, या हमास के साथ अगर झगड़ा लेंगे तो पहले ही जो है वो टीटीपी को भी भुगत रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हमास भी आ गया और ईरान के साथ वैसे ही हल्का फुल्का लग रहा है कि टेंशन है, तो ये क्यों इतना गलत कदम उठाएंगे? तो आसिम मुनीर क्या ठेकेदार है?
वहां तामीर का काम होना है तो वो ठेकेदार करेगा कि आसिम मुनीर या पाक फौज करेगी? भाई वो क्या फौज का काम है कि वो आप चले वहां पे जो है मकान बनाए, बिल्डिंगें बनाए और ये सब करें? हाँ, पाकिस्तान की फौज कर सकती है, डीएचए भी तो बनाते ही है ना। अगर डीएचए जो है वहां हम गाजा में भी बनाते हैं तो जाए बेशक बनाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वहां से भी पैसे कमा के आएंगे। वो ठीक है, तो फिर ये बताएं कि हम वहां पे डीएचए बनाने जा रहे हैं, फिर ये चूरन तो ना बेचे ना कि हम उनको बचाने जा रहे हैं और हमारे जाने से जो है फिलिस्तीनियों के ऊपर हमले बंद हो जाएंगे और इसराइल जो है वो हमले बंद कर देगा, और अगर हम नहीं गए तो सारे फिलिस्तीनी मार दिए जाएंगे। तो ये सब चूरन बंद किया करे ना बेचना। फिर खुल के बोले, खुल के आए मैदान में कि भाई हम ठेकेदार हैं, हम डीएचए के, हम वहां पे बिल्डिंगे अपार्टमेंट्स बनाने जा रहे हैं और हम वही बनाएंगे वहां जाकर के। पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा इमरान खान ने भी ऐसा कहा था। बिल्कुल। देखिए, इमरान खान आए चाहे जो आए, वो सारे ये बातें करेंगे, वो इसलिए करेंगे क्योंकि ये बातें उनकी नहीं है, वो नहीं बोलते ये उनसे बुलवाया जाता है। जो उनको लाने वाले हैं वो उनसे हम्म। बुलवाते हैं। क्या हामिद मीर जो है वो ऑन रिकॉर्ड नहीं है? अभी तो हामिद मीर का तो सॉफ्टवेयर अपडेट अभी मेरे ख्याल से कितना तीसरा वर्जन आया है सॉफ्टवेयर अपडेट का, 3 बार तो हो चुका है ना। ये जो तीसरा वाला आया है अभी पहलगाम के बाद वाला, इससे पहले वाला जो हामिद मीर था, हम्म। जो जब इमरान खान वजीर आजम थे, तब क्या हामिद मीर ने ऑन रिकॉर्ड ये बात नहीं कही थी जब उनको चैनल से हटा दिया गया था जियो न्यूज से, हम्म। कि जनरल बाजवा हमको बुला करके बोलते हैं, और वो वीडियोस हैं अभी रिकॉर्ड पे हाँ, हैं, बिल्कुल है। कि जनरल बाजवा हमको बुला करके बोलते हैं कि आप लोग हम इसराइल के साथ अपने रिश्ते अच्छे करना चाहते हैं, हम उनके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो है वो फॉर्मलाइज करना चाहते हैं, आप लोग इसराइल के खिलाफ क्यों बातें करते हैं, आप इसराइल के खिलाफ बात मत कीजिए। और कहे मुझे हटा दिया गया चैनल से जब मैंने ऑफ अपने यूट्यूब चैनल पे या पब्लिक गैदरिंग्स में उसके खिलाफ बोलना शुरू किया, तो कहे इस पे भी बाजवा साहब नाराज हुए और उन्होंने बुला करके मुझे इस बात पे डांटा कि आप क्यों इसराइल के खिलाफ बात कर रहे हैं। तो ये इसराइल, मुशर्रफ के दौर से ये सारी पहल चल रही है। मुशर्रफ के टाइम से मेरे ख्याल से खुर्शीद कशूरी थे जो वो अब मुशर्रफ के फॉरेन मिनिस्टर थे, उनकी जो किताब है नीदर हॉक नॉर अ डव, हम्म। वो आप वो किताब उठा करके पढ़े ना लोग। क्या उसमें उन्होंने खुद नहीं लिखा कि मुशर्रफ ने उनको इस्तांबुल भेजा था कि मोसाद के लोगों से बात करने के लिए? और मुशर्रफ के टाइम से ये जो थिंकिंग है वो पाक फौज के अंदर है कि हमको इसराइल के साथ रिश्ते जो है वो फॉर्मलाइज करने हैं, हमें उनके साथ कोलैबोरेशन करनी है, हमको उनके साथ स्पेस में, डिफेंस में, टेक्नोलॉजी में, ट्रेड में, हर चीज में उनके साथ कोलैबोरेशन करनी है, हमको इसराइल के साथ अच्छे रिश्ते रखने हैं। तो ये कोई आज का किस्सा नहीं है, ये कंसिस्टेंट पॉलिसी 1999 से अभी तक चल रही है। और ये जो है हर एक आर्मी चीफ जो भी पावर में आया है उसने सिर्फ उसको आगे बढ़ाया है। तो इमरान खान जो कह रहा था वो कह रहा था जो जनरल बाजवा उसको बोलने के लिए कह रहे थे। और अभी शहबाज शरीफ, भाई बाजवा इमरान खान को लाने वाले थे तो वो बाजवा की बात करता था जो बाजवा कहते थे, शहबाज शरीफ को लाने वाले आसिम मुनीर हैं तो शहबाज शरीफ वो बातें करता है जो आसिम मुनीर चाहते हैं कि वो बातें करे। और दोनों ही सेम बातें चाहते थे और दोनों दोनों ही सेम बातें करते हैं। सो इसमें मैं कोई तजाद नहीं देखता हूं। और पाकिस्तान की फौज वहां जाएगी तो उससे वहां पे कोई भी रिलीफ फिलिस्तीनियों को तो नहीं मिलने वाला है, पाक फौज को उसका फायदा हो जाएगा, रियासत कुछ डॉलर पकड़ लेगी, वो दिहाड़ी जो है अपने फौजियों की कि भाई पर डे का हमको इतने डॉलर चाहिए पर फौजी, वो लग जाएगी, उससे पैसे आएंगे। और जो मईशत की हालत है, जो इकोनॉमी की अर्थव्यवस्था की हालत है, उसको देखते हुए जरूरत भी है। आपको भी पता है कि भाई इकोनॉमी जिस तरह से क्रम्बल कर रही थी और जितनी डिस्टेबलाइज थी, इन्फ्लेशन जिस लेवल पे है अभी करंटली, तो पैसे की तो शदीद जरूरत है। तो वो सब कुछ इस समय अमेरिका पाकिस्तान को जो भी कहेगा, पाकिस्तान सब कुछ करने को तैयार है। वो चाहे आप उनको बलूचिस्तान में क्रिटिकल मिनरल्स है, खैबर पख्तूनख्वा में, आप मुझे बताइए कि खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी जो है इतने लंबे समय से जो है दमादम मस्कलंदर करके बैठी हुई थी, अभी तक जो है ऑपरेशन नहीं हुआ। मैंने दर्जनों वीडियो लास्ट ईयर दिसंबर में बनाए थे, मतलब मैं ये बीते हुए 2025 के दिसंबर की नहीं, 2024 के दिसंबर में मैंने वीडियोस बनाए थे कि तीरा वैली में और बाकी जगहों पे मतलब अपर दीर, लोअर दीर और स्वात का जो पूरा रीजन था, वहां पे किस तरीके से वो पूरा टेरिटरी कंट्रोल करते हैं टीटीपी वाले। शाम को 5 बजे के बाद पुलिस गश्त नहीं कर सकती, शाम को 5 बजे के बाद जो है टीटीपी गश्त करती है। मैंने वीडियो एविडेंस डाला, दर्जनों वीडियो बनाए मैंने उसके ऊपर। आप मुझे उसके बाद चैनल ही हैक करवा दिया, खैर। तो आप मुझे ये आप सोचिए कि वहां अभी तक ऑपरेशन नहीं हुआ, जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप क्रिटिकल मिनरल्स, रेयर अर्थ इनकी बात आई, फौज ने क्या अनाउंस किया
कि हम तीरा वैली में ऑपरेशन करेंगे। ठीक। सो यही बात हो गई ना कि आप देखिए ना कि एएनपी का अगर लीडर एमएल वली खान ये कहता है कि मैं आवाम का नुमाइंदा, मुंतखब नुमाइंदा हूं, वोट लिया है मैंने। कहते हैं कि अगर मैं जाना चाहूं कहीं खैबर पख्तूनख्वा में तो मुझे फौज नहीं जाने देती। कहती है कि नहीं, सिक्योरिटी रिस्क है, आप नहीं जा सकते वहां पे। कहते हैं उस जिले में नहीं जाने देते। लेकिन उसी जिले में जो 500 एकड़ का चिलगोजे का बाग है, क्या उसको किसी का बाप, टीटीपी का किसी का बाप हाथ नहीं लगा सकता, क्योंकि वो फौज के पास है, वो फौज के कंट्रोल में है, वो चिलगोजा बेच के पैसे कमाते हैं। सो ये तो अगर उस फौज की या उस रियासत की के जो चुने हुए कुछ सिलेक्टेड, चुने हुए मतलब कुछ जो सिलेक्टेड इदारे हैं, अगर उनकी मनमानी के हिसाब से चीजें चल रही हैं तो वैसे ही चल रही हैं और वो वैसे ही चलेंगी। लोग, आप बात कर रही हैं, आप सवाल कर रही हैं, मैं जवाब दे रहा हूं, बट आप कभी अगर ऑब्जेक्टिवली अगर आप खुद बैठ करके आप देखिए तो आपको ये खुद रियलाइज होगा कि सही बात है भाई। ये आप मुझे बताइए, मोदी का जो यार है वो गद्दार है, ये नारा किसने दिलवाया था इमरान खान से? चैनलों पे बिठा करके जो सो कॉल्ड तजिया निगार जो पैदा किए गए थे दर्जनों के हिसाब से, मशरूम की तरह, कुकुर मुत्ते की तरह उगे थे पूरे पाकिस्तान में, और वो अचानक से रातों रात आए और आ करके फेमस हो गए। नए नए चैनल्स, न्यूज चैनल्स नए नए लॉन्च किए गए इस इंटेंशन से कि भाई नवाज शरीफ को और पीएमएलएन को, नून लीग को मोदी का यार और गद्दार साबित करना है। और बेटे से तनख्वाह ना लेने पे उनको जब नाअहल किया गया कोर्ट की तरफ से, तो उसको साबित करना है कि इससे बड़ा चोर और डाकू कोई नहीं है, नून लीग से बड़ा। तो ये जब सारा ये नैरेटिव चलाया जा रहा था तो वो कौन चलवा रहा था? वो वही रियासत चलवा रही थी, वो वही इदारे चलवा रहे थे, वही पाक फौज चलवा रही थी। तो ये सारे के सारे लोग तो वो उंगलियों पे नचाते हैं ना, तो वो नैरेटिव घुमा देते हैं। और पाकिस्तान की जो आवाम है वो उस नैरेटिव को पकड़ करके झूलती रहती है। वो गद्दार था, अब वो वफादार हो गया है। अब उसको लेकर के वो घूम रहे हैं पूरी दुनिया में, बोर्ड ऑफ पीस में भी जा रहे हैं, और उसके जरिए जो है अपनी फॉरेन पॉलिसी को भी एक्सटेंड कर रहे हैं, डॉलर भी पकड़ रहे हैं। अब पाकिस्तान की जो हालत है, वो उसकी जितनी बुराइयां हैं, उसके लिए कभी किसी ने आसिम मुनीर को आज तक बोला कि आसिम मुनीर की वजह से ये इकोनॉमी की हालत है, आसिम मुनीर की पॉलिसीज की वजह से जो है ये इतना नुकसान हो रहा है मईशत को, आम आवाम की हालत खराब है? कोई नहीं बोलता। लोग क्या बोलते हैं, ये आपके न्यूज एंकर्स क्या बोलते हैं? सारे न्यूज एंकर्स बैठ करके पीएमएलएन वालों को, नून लीग वालों को गालियां देते हैं। यार उनके पल्ले है क्या? क्या चला रहे, कौन सी पॉलिसी बनाते हैं? शहबाज शरीफ कौन सी पॉलिसी बनाता है? फॉरेन पॉलिसी बनाता है, कॉमर्स पॉलिसी बनाता है। मतलब आप मुझे बताइए नहीं, ना कि ऐसी कौन सी पॉलिसी जो बना रहे हैं वो। देखिए, एक बहुत ज्यादा बातें ये भी की जाती हैं कि पाकिस्तान की जो हालत है, चाहे इकोनॉमी हो, चाहे टेररिज्म हो, चाहे केपीके या बलूचिस्तान की हालत जो बताई जाती है, या अफगानिस्तान के साथ जो टेंशन बनी हुई है, उसमें भारत को भी शामिल किया जाता है और कहा जाता है कि ये तमाम कुछ भारत करवा रहा है और ये तो हमें बचाने के लिए बैठे हैं। इनकी पॉलिसीज अगर ना होती तो शायद अभी रिसेंटली जो क्लैशेस हुए थे उसमें बिल्कुल ही पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करके रख देता भारत। क्या ये कहाँ तक आपको सही लगता है? नहीं, अच्छा ठीक है, अगर भारत कर रहा है मैं मान लेता हूँ, हम्म। ठीक। तो आप मुझे बताइए कि अटल बिहारी आई के गुजराल से लेकर के, अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर के, मनमोहन सिंह से लेकर के, आप मुझे इवन इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर मोदी, किसने कोशिश नहीं की कि पाकिस्तान के साथ रिश्ते नॉर्मलाइज हों, एक नॉर्मल नेबर के रिश्ते हों? किसने ये ऑफर नहीं किया कि आप ट्रेड रूट खोलें? ठीक है, यहां से इंडिया को सेंट्रल एशिया जाना है, सबसे सुटेबल रूट वाया पाकिस्तान है। हम एक नॉर्मल नेबर्स की तरह रहते हैं, और यहां तक मतलब लेवरेज देने को तैयार हुए कि ठीक है, अगर कश्मीर का इशू अगर आज सॉल्व नहीं हो रहा है तो हम आज इसको छोड़ देते हैं, जो स्टेटस को है स्टेटस को मेंटेन रखते हैं। कश्मीर का इशू हम आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद, 25 साल बाद इसको हम बैठ करके, हम अगर आज नहीं सॉल्व हो रहा तो हम 25 साल बाद सॉल्व कर लेंगे। ये ऑफर ऑलमोस्ट हर प्राइम मिनिस्टर ने दी कि स्टेटस को मेंटेन करें और रिश्ते नॉर्मलाइज करें। हर किसी ने ये ऑफर दी। आप मुझे बताइए कि ये किसने सबोटाज किया हर एक स्टेज पे? जब यहां से अटल बिहारी वाजपेयी गए तो जवाब में कारगिल किसने किया? जब लाहौर गए नवाज शरीफ से मिलने, बस यात्रा करके गए, तो आप मुझे बताइए कारगिल किसने किया? फिर जब मनमोहन सिंह ने ऑफर किया कि भाई रिश्ते नॉर्मलाइज कर लेते हैं, तो आप मुझे बताइए कि 26/11 मुंबई में किसने किया? जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने
नवाज शरीफ को बुलाया अपनी ओथ टेकिंग सेरेमनी में। प्राइम मिनिस्टर मोदी खुद जब अफगानिस्तान से लौट रहे थे तो नवाज शरीफ के घर रायविंड तक गए, जब रिश्ते नॉर्मलाइज करना चाह रहे थे। तो आप मुझे बताइए, तब पठानकोट हमला किसने कराया था? तो आप मुझे बताइए ना, आप इंडिया को तो ब्लेम करते हैं कि भाई इंडिया जो है ये कर रहा है, इंडिया वो कर रहा है। आप हर एक पीस इनिशिएटिव को आप खुद सबोटाज करते आए हैं। मैं ये तो सिर्फ पिछले 25 साल का एग्जांपल दे रहा हूं। मगर मैं तो ये अभी सारे मैं तो अभी कश्मीर की इंसर्जेंसी, कश्मीरी हिंदुओं का पलायन, और उससे पहले खालिस्तान की इंसर्जेंसी, मैं तो अभी उस हिस्ट्री में नहीं जा रहा हूं। मैं तो सिर्फ इस सदी की बात कर रहा हूं, जिस सदी में हम बैठे हुए हैं। पिछले 25 साल की ये गिनाई है मैंने आपको चीजें। तो आप मुझे बताइए कि जब आप खुद इतनी सारे डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहे हैं, और आप मुझे बताइए अफगानिस्तान में तालिबान को किसने पाला था? पेशावर शूरा क्या अमृतसर में था? क्वेटा शूरा क्या बनारस में था? ये सब किसने बनाए हुए थे? ये कहां थे? और अभी नहीं, 2022 तक थे ना। 2022 तक यही अफगान तालिबान की जितनी लीडरशिप आज वहां पे पावर में बैठी है, उनके अमीर से लेकर के, उनके डिफेंस मिनिस्टर से लेकर के, उनके फॉरेन मिनिस्टर से लेकर के, जितने भी लोग हैं जिनको आप फितना अल खवारिज कहते हैं, ये जो फितना अल खवारिज है, ये खवारिजियों को किसने पाला हुआ था 3 साल पहले, 2022 तक? और जब ये पावर में आए, तो आपके आज के जो वजीर दिफा हैं, जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, इन्होंने क्या ट्वीट किया था? ताकतें तुम्हारी हैं, खुदा हमारा है। ठीक। आप मुझे बताइए कि आज जो जेल में बैठे हैं, और तब के जो वजीर आजम थे इमरान खान, उन्होंने पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में क्या बयान दिया था कि अफगानों ने गुलामी की जंजीरें तोड़ दी। उस समय में पाकिस्तान की आईएसआई का जो चीफ है, वो काबुल में जाकर के चाय पीते हुए क्या बयान दे रहा था, जब जिस दिन वहां पे टेक ओवर हो रहा था, रजीम चेंज हो रही थी जिस दिन। भाई सब, ये सब कुछ, ये सारे आपके लोग हैं। इनको पाला पोसा आपने, इनको बनाया आपने, इनको ट्रेन आपने किया है। और मैं बहुत पुरानी नहीं, मैं तो 3 साल पहले तक की बात कर रहा हूं। अब आप चाहते हैं कि वो आपके नौकर बन के रहे, तो वो नौकर बन के तो नहीं रहेंगे। पश्तो में कहावत है, आप फखर से पूछिएगा कि पश्तो में कहावत है कि जो रोटी देता है वो हुक्म भी देता है। ठीक है। अब इन आप जब तक उनको रोटी दे रहे थे, तब तक वो आपका हुक्म ले रहे थे। ठीक। जब आज आप उनको रोटी नहीं दे रहे हो, वो अपनी रोटी खुद खा रहे हैं, कमा रहे हैं, तो आपका हुक्म नहीं ले रहे। आपको लगता है कि नहीं, हमने रोटी एक बार दे दी तो हमारी जिंदगी भर के गुलाम है, और आप उनको गुलामों की तरह बना के रखना चाहते हो। तो वो मना कर रहे हैं, वो डिफाई कर रहे हैं। अब आप उसमें इंडिया को डाल दो, आप उसमें, अच्छा ये तो आप इंडिया का नाम लेते हैं। आज से 5 साल पहले तक तो ये इंडिया के साथ साथ इसराइल का भी नाम लेते थे। आप इसराइल का नाम क्यों नहीं लेते हैं? पहले तो यहूदो हनूद की साजिश हुआ करती थी ना, अब सिर्फ हिंदू की होती है, अब यहूद की नहीं होती। लेकिन लेकिन ये भी इन्होंने हर बात जो आपने बताई कि जब जब भारत ने कोशिश की पाकिस्तान से बात करने की या रिलेशंस को सही करने की, तो कुछ हो गया। तो इन्होंने तो हर चीज को डिनाई भी तो किया है कि ये भारत ने खुद करवाया है, क्योंकि इलेक्शंस हो रहे थे, हर बार इलेक्शंस हो रहे थे, कोई ना कोई इस तरह की बात भी तो की गई। उसको किस तरह से मतलब देखिए जस्टिफाई किया आरजू जी, जाए? भारत जो है ना, मतलब आरजू की ये बात पाकिस्तानियों को नहीं पता है। पाकिस्तान, मुझे वो किस्सा याद आ गया कि वहां पे इस्लामाबाद में हाई कोर्ट में एक केस चल रहा था। तो उसमें एक इंडियन को बुलाया गया था। मैं उसकी डिटेल्स, काफी पहले की है, मुझे अभी एग्जैक्ट याद नहीं, बट मुझे वो किस्सा याद है, मैं आपको सुना देता हूँ। मैं आप उसकी डिटेल्स भेजूंगा आपको, आप पढ़ेगा, बहुत फैसिनेटिंग केस था वो। हम्म। आ, उसमें क्या था कि एक इंडियन को बुलाया गया वहां, पेश किया गया, और उसने बोला कि ये उसको बोला गया कि ये रॉ का एजेंट है, और ये वहां पे इस तरीके से ये करता है। तो वहां पे जो वकील पेश हुए उसके फेवर में कि भाई ये एक आम इंसान है, इसका कोई लेना देना नहीं, वो जबरदस्ती ये लोग एजेंट बना रहे हैं, ये मतलब ये ऐसे आ गया। और वो भी छोड़ दीजिए, मैं आपको दूसरा किस्सा सुनाता हूँ। ये 26/11 का जो केस था, उसमें जब हियरिंग हो रही थी वहां पे पाकिस्तान में, तो वहां पे भी जब पेश हुए, तो वहां पे उन्होंने, जज बोले कि भाई रॉ में जो ये ऑफिसर है वो कौन, मतलब फौज के कौन से रैंक के ऑफिसर हैं? तो उन्होंने कहा ये रॉ में फौज के लोग तो नहीं होते हैं। तो कहते हैं रॉ में फौज के लोग नहीं है।
तो कहते हैं नहीं, वो तो सिविलियन इदारा है, उसमें मतलब इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसमें फौज के लोगों का क्या काम है, फौजी नहीं है उसमें ऑफिसर्स। तो कहते हैं कि अच्छा, तो उसमें सिविलियन होते हैं? तो कहते हैं हाँ। मतलब वो सरप्राइज थे कि मतलब एक इंटेलिजेंस एजेंसी में मतलब फौजी नहीं है। क्योंकि पाकिस्तानियों को तो लगता है कि जितनी भी इंटेलिजेंस एजेंसी है उसमें आईएसआई की तरह सारे फौजी भरे हुए हैं। हालांकि आईएसआई में भी सारे फौजी नहीं है, वहां पे भी सिविलियंस हैं, बट मेजोरिटी जो है और जो डिसीजन मेकिंग जो पोजीशंस है उनमें सारे फौजी ही बैठे हैं वहां पे। सो नॉन फौजी चीफ भी नहीं हो सकता है बाय द वे। तो बात वही है कि पाकिस्तानियों को नहीं पता है भारत में इलेक्शन हर 6 महीने पे कहीं ना कहीं हो रहे होते हैं। अब अगले साल दो तीन स्टेट के, इस साल दो तीन स्टेट के इलेक्शन हुए 2025 में, 26 में दो तीन स्टेट के होंगे, फिर 27 में दो तीन स्टेट्स के होंगे, फिर 28 में होंगे, फिर 29 में भी दो तीन स्टेट के होंगे, और साथ में लोकसभा का भी इलेक्शन होगा, सेंट्रल का। तो भारत एक डेमोक्रेसी है, एक वर्किंग डेमोक्रेसी है, यहाँ पे हमेशा इलेक्शन होते हैं। तो इस तरीके से अगर ये आर्गुमेंट दिया जाएगा तो उस आर्गुमेंट के हिसाब से, तो आप तो ये कहते हैं कि जी ये बिहार इलेक्शन की वजह से पहलगाम जो है ये इंडिया ने इनसाइड जॉब जो है फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कराया। तो आप मुझे बताइए कि आप एक तरफ ये भी कहते हैं और दूसरा आप ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान जो है जीत गया इस कॉन्फ्लिक्ट में, ये जंग जीत गए, और आपने उसको जो है फील्ड मार्शल भी बना दिया जनरल को। तो उस हिसाब से तो फिर बिहार का इलेक्शन बीजेपी को हार जाना चाहिए था। बिहार का इलेक्शन तो बीजेपी ने अनप्रेसिडेंटेड नंबर से जीता है। सो मगर मेरे ये जो आर्गुमेंट है ना इलेक्शन का, ये डाइवर्जन है, ये डाइवर्जनरी टैक्टिक्स है, ये यूज की जाती है हमेशा। क्योंकि भारत में तो हर 6 महीने पे इलेक्शन होगा, तो यानी कि फिर हर आतंकवादी हमला जो है वो भारत में, फिर हर 6 महीने में कोई ना कोई आतंकवादी हमला भी होना चाहिए ना। और बिहार या कि कोई भी राज्य का इलेक्शन जो है वो इस तरह के मुद्दे पे न लड़ा जाता है न जीता जाता है, वहां पे होती है। और ये वो इलेक्शंस हैं जहां पे, ये बिहार का ही आप देख लीजिए, बिहार में बीजेपी पावर में थी, ठीक है, तो वहां पे अपनी परफॉर्मेंस पे जीतेंगे कि हमने अपनी आवाम के लिए, कि इंडिया में डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है, ठीक है, इंडिया में ऐसा नहीं है कि आपके यहाँ पे तो जो है कि बलदियाती इलेक्शन नहीं होते, ठीक है। तो आपके अंदर बलदियाती इलेक्शन नहीं हो रहे हैं। तो इंडिया में आप देखिए, इंडिया में आप सेंट्रल में, जो सेंटर के पास पावर है वो लिमिटेड पावर्स है, ज्यादातर पावर जो है वो एक फेडरल स्ट्रक्चर है, स्टेट्स के पास जैसे पुलिसिंग की पावर है, पुलिस जो है वो स्टेट के पास है, एजुकेशन स्टेट के पास है, हेल्थ स्टेट के पास है, जो मेजर जो एरियाज है वो सारे स्टेट्स के पास है, जिनके बेस पे जो है वोट पड़ते हैं, वो इश्यूज, वो डिपार्टमेंट जिनसे आम इंसान के रोजमर्रा की जिंदगी में फर्क पड़ता है। तो वो तो इलेक्शन हर साल ही दो तीन राज्यों में होते रहेंगे। तो ये तो बहुत भोंडा आर्गुमेंट देते हैं ये। लेकिन खैर वो इलेक्शंस का क्योंकि अक्सर पाकिस्तानियों को पता नहीं होता तो आप कह सकते हैं, लेकिन कई बार हमने ये भी देखा है कि अगर कोई इंसिडेंट हो जाता है, कोई अटैक हो जाता है, कुछ हो जाता है, उससे पहले अगर कोई बात हुई हो तो कह देती थी इन्होंने तो पहले ही कह दिया था। इस किस्म की बातें भी हुई हैं। अभी जो पहलगाम का किसने अटैक पहले कह हुआ है, दिया था? अभी जो पहलगाम का अटैक हुआ है उससे पहले कहा गया कि जी जो फील्ड मार्शल है उनकी किसी स्पीच को लेकर या उनका कोई क्लिप लेकर जो बात की गई कि जी उन्होंने कहा कि जी हिंदू मुसलमान साथ नहीं रह सकते, और इसी तरह का कुछ बातें करके जब भी दोनों कंट्रीज में कहीं कुछ होता है तो पुरानी आज चीजों नहीं, को निकाल एक कर भी सेकंड, मैं जोड़ा अब जाता अभी, है। नहीं मैं नहीं, एक आपको सेकंड, मैं एक सेकंड, आपने ये पॉइंट बोला है ना, मैं इस पे ही एक शॉर्ट सा आपको हाँ रिबटल दे हाँ देता हूँ। आतंकवादी हमला हुआ जब तक नहीं हुआ था तब तक उस क्लिप की बात नहीं हो रही थी, ठीक। जब वो हमला हुआ, ठीक, उसके बाद उस क्लिप को निकाला गया और उस क्लिप को चलाया गया ये दिखाने के लिए कि ये वो माइंडसेट है, ये वो रेडिकलाइजेशन का माइंडसेट है, जहां पे वो ये कहता है कि जब आप लोगों को मारते हैं और उनका धर्म पूछ के मारते हैं कि आप तुम हिंदू हो या मुसलमान हो, अगर आप कहते हैं आप मुसलमान हो तो ठीक है, अगर हिंदू हो तो वो गोली मार देते हैं। तो उसको फिर जाहिर सी बात है उस स्टेटमेंट से जोड़ा जाएगा जब फील्ड मार्शल ये कहता है स्टेज पे खड़े होकर के कि हिंदू और मुसलमान दो सिविलाइजेशन हैं अलग अलग, ठीक है, दो अलग अलग सभ्यताएं हैं, दो अलग अलग कौमियतें नहीं है, ठीक। अब आप मुझे बताइए कि सिविलाइजेशन, आसिम मुनीर जो कि जलंधर का रहने वाला है, उसकी सिविलाइजेशन क्या है?
आप मुझे दे, बताइए, वो देखे कौन सी, क्या वो बेबीलोन की सिविलाइजेशन से आया है? क्या वो अरब की सिविलाइजेशन से आया है? क्या वो यूरोपियन सिविलाइजेशन से आया है? वो कौन से सिविलाइजेशन से आया है? नहीं, ठीक, अगर तो ये अगर ये आर्गुमेंट तब तब निकलेगा, वो क्लिप इसलिए चलाई जाएगी क्योंकि आपने खुद ये स्टेटमेंट दिया था। और जब आतंकवादी हमला हुआ तो वहां पे भी उन्होंने यही पूछा कि तुम हिंदू हो कि मुसलमान? अगर मुसलमान हो तो जाओ, लेकिन अगर हिंदू हो तो मारेंगे। तो ये तो पैरेलल तो बनेगा ही बनेगा ना, पैरेलल क्यों नहीं ड्रॉ होगा? देखिए, बिल्कुल होगा। ये लोग तो खैर वो टू नेशन थ्योरी को जस्टिफाई करने के लिए ये बात तो मेरे ख्याल है हमेशा करते हैं और करते रहेंगे यहाँ पर पाकिस्तान में। लेकिन मैं दोनों कंट्रीज की बात कर रही हूँ कि जैसे एक बार एक जो जो जाफर एक्सप्रेस का हादसा हुआ था, ये जाफर एक्सप्रेस को जो हाईजैक किया गया था, उससे पहले मेजर गौरव की एक वीडियो आई थी, उसको डीजीआईएसपीआर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में चला दिया कि ये देखो जी, ये पहले ही कह रहा था कैसा होगा, जबकि वो कोई बात कर रहे थे जो उससे थोड़ी सी रिलेटेड कहा जा सकता है कि हो सकती है। लेकिन जाहिर है कि वो हरगिज ना तो अटैक करवा रहे थे, ना वो अटैक का बता रहे थे, ना कुछ था। लेकिन यहाँ पर भी वही चीज कही जाती है कि देखे जी, इन्होंने कहा था और ये हो गया। तो यहाँ पर मैं कह रही हूँ कि इस चीज को देखने की नहीं, जरूरत ये है। नहीं, इंडिया में ये नहीं कहा गया कि ये कह रहा था इसलिए ये हुआ है, या हाँ, इस, नहीं नहीं, नहीं, मैंने ये नहीं या कहा इंडिया ने कहा, मैंने कहा डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया, नहीं, उनका क्लिप दिखा डीजीआईएसपीआर कर। क्या कहता है वो तो छोड़िए मैं ना, ये वो तो कह मान रही हूँ लीजिए। कि वो भी नहीं गलत बता रहे थे ना, मैं ये बता नहीं रही हूँ नहीं, कि देखिए डीजीआईएसपीआर तो मान लीजिए ठीक है ना, वो तो उनका तो रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोपेगेंडा है ना। वो तो हम्म, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो उनका टास्क है, ये काम उनको दिया गया है कि भाई आप प्रोपेगेंडा कीजिए, आप हमारा नैरेटिव पुल कीजिए, जो पाकिस्तानी स्टेट का जो नैरेटिव है उसको आप पुल कीजिए। तो वो तो अपना काम कर रहा है ईमानदारी से। ठीक, उसमें सबसे पहली चीज और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है झूठ बोलना और झूठ को पुश करना। अदरवाइज तो आप प्रोपेगेंडा कैसे करेंगे? ठीक, तो वो तो चलिए, मैं उसका जवाब मैं नहीं दे रहा। मैं इस बात का कह रहा हूं कि इंडिया में ये नहीं चलाया गया कि क्योंकि ये इसने तो 15 दिन पहले ही कह दिया था कि ये दो अलग अलग है, इसमें ये इंडिया में ये दिखाया गया कि ये जो माइंडसेट है, ठीक, ये पाकिस्तानी स्टेट का, और वो जो हेड ऑफ स्टेट इस समय जो प्रैक्टिकल जो हेड ऑफ स्टेट बैठा हुआ है, उसका ये माइंडसेट है। और वो माइंडसेट उसका जो मैनिफेस्टेशन है, जब उसको वो जब जमीन पे उतरता है, तो उसका जो स्वरूप है वो पहलगाम में होता है। ठीक, जहां पे आप लोगों का धर्म पूछते हैं, हिंदू हो या मुसलमान, आप ये नहीं पूछते हो हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, बुद्धिस्ट हो, क्या हो। ठीक, सो आप अगर मुसलमान नहीं है तो आप वाजिबुल कत्ल है। ये वो माइंडसेट जो है, जो वो कुरानिक का टेक्स्ट उठा उठा करके वो आयतें जो कोट करता है, और वो जो उसमें जो वो कह रहा था, ये उसको पैरेलल ड्रॉ किया गया। तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। इसको मतलब आप एक लाइन पे आप नहीं रख सकते। बिल्कुल सही। लेकिन जाहिर है मैं इसी वजह से आपसे समझना चाह रही थी कि ये दो चीजें जो है वो सुनी थी, तो उसमें क्या चीज ऐसी है जिसको कि समझते हैं कि सही है या क्या गलत है। लेकिन डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बगैर तो मेरा ख्याल है कि आज का हमारी बातचीत जो है वो खत्म नहीं होनी चाहिए। जो अभी नहीं उन्होंने नहीं, तीन आपने घंटे एक की। चीज, आटू जी, मैं एक चीज ऐड करता हूं। हाँ। आप मुझे बताइए, एपीएस पेशावर में हम्म। जब हमला हुआ, टीटीपी ने बच्चों को मारा, वो जो हमला था, उसके अगले दिन इंडिया के सारे स्कूल्स में, हम्म। इंडिया में जितने भी स्कूल थे, आप जाकर के इसको फैक्ट चेक कर लीजिए और किसी से भी फैक्ट चेक करवा लीजिए, इंडिया के सारे स्कूल्स में बच्चों ने 2 मिनट का मौन रखा था, साइलेंस लिया था, हम्म। जस्ट इन ऑनर ऑफ द किड्स हु डाइड इन एपीएस पेशावर। ठीक है, बिल्कुल। औरतें बच्चे नॉन कॉम्बैटेंट्स होते हैं। हम्म। ठीक है, नहीं नहीं, वो तो उनको मैंने। उन हाँ। उनको उनकी स्कूल जाने वाला बच्चा या कोई भी इनोसेंट औरत दुनिया में कहीं भी मारी जाती है, उसको दुनिया में कोई देश जो है वो डिफेंड नहीं करता। आप मुझे एक इंसिडेंट बताइए कि इंडिया में एक आतंकवादी हमला हुआ हो और कभी पाकिस्तान के स्कूलों में, पाकिस्तान के किसी इदारे में 2 मिनट का साइलेंस ऑब्जर्व किया गया हो। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। कभी होना नहीं हुआ चाहिए, ना। लेकिन कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। लेकिन इंडिया इंडिया जब आप ये आरोप लगाते हैं, या कोई भी आरोप लगाता है कि जी टीटीपी को इंडिया चला रहा है, हम्म। ये फलाने को इंडिया चला रहा है, भाई इंडिया क्यों चलाने जाएगा टीटीपी को? टीटीपी ने जब हमला किया तो हमने इस देश में, मतलब आप कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, इस देश का ऐसा कोई स्कूल नहीं था जहां पे 2 मिनट का साइलेंस नहीं ऑब्जर्व किया गया, चाहे वो स्कूल सरकारी हो, चाहे वो स्कूल प्राइवेट हो। ये गवर्नमेंट का सर्कुलर था, ये सारे स्कूल जो है ऑब्जर्व करेंगे साइलेंस।
तो नहीं बिल्कुल, ये इस तरह की जो चीज होती है उसको डेफिनेटली मेरे ख्याल है पाकिस्तान में भी देखना चाहिए, और हमें हमें भी इस तरह का कुछ हो जाए तो हमें, लेकिन मुसीबत ये है कि हमारा नाम आ जाता है ना एकदम से, कहा ये जाता है कि पाकिस्तान ने किया है, तो मेरे ख्याल है इस वजह से पाकिस्तान इस किस्म की कोई चीज नहीं कर पाता कि जिसमें वो ये दिखाएं कि जी हमें भी बड़ी हमदर्दी है या हम भी कुछ करते हैं। ये जो अटैक था उसमें भारत का नाम तो नहीं लिया गया था। तो फिर आप और मुझे बताइए ना, अब इतने बेचारे हैं, इतने विक्टिम हैं और इतने मजलूम हैं, तो फिर ये खुद तो कम से कम सबसे पहला काम करे, खुद को नंबर वन एजेंसी कहना बंद कर दे सबसे पहले तो, कि जी हम नंबर वन एजेंसी हैं। तो मतलब दो में से कोई एक चीज सुने ना, नंबर वन एजेंसी भी है और 10,000 की कैजुअलिटी भी झेल रहे हैं पर ईयर, ईयर ऑन ईयर, तो फिर काहे बात की नंबर वन एजेंसी है। तो आप दोनों बातें ना करें ना, तो ये मेरा कहना सिर्फ इतना है, आपके मुल्क का मसला है, अफगानिस्तान के साथ है। इंडिया ने, अजमल कसाब इंडिया में नहीं पैदा हुआ था, अजमल कसाब इंडिया का रहने वाला नहीं था, बॉम्बे में हमला करने वाला एक भी आतंकवादी इंडिया में नहीं पैदा हुआ था। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं। आप मुझे बताइए कि डॉन लीग क्या चीज थी। डॉन लीग में जब सिरिल अल्मीडा ने जब ये स्टोरी की कि भाई नवाज शरीफ ने ये बोला कि क्या हमको हमला बॉम्बे में लोग भेजने चाहिए थे इनोसेंट लोगों को मारने के लिए, वहां टेररिज्म करने के लिए, आपके यहाँ का प्राइम मिनिस्टर एडमिट कर चुका है कि भाई हम टेररिज्म करते रहे इंडिया के अंदर। आप मुझे दिखाइए ना कोई अजमल कसाब, एक बेचारा वो है, एक रिटायर्ड आदमी था, उसको ईरान से उठा लिया है आप, और ईरान से उठा लिया है और उसको जो पोस्टर बना करके बेचना चाह रहे हैं, बिक नहीं रहा वो। तो इंडिया के पास तो ऐसे मतलब फेहरिस्त है सैकड़ों की, कश्मीर वैली में पाकिस्तानी ओरिजिन के, पाकिस्तान के रहने वाले, उनके नाम, उनके गांव, वो कहाँ के रहने वाले, सारी है सैकड़ों की तादाद में। आपके पास कौन है? एक बेचारा सरबजीत था, वो गलती से खेत क्रॉस कर गया तो उसको मार डाला। तो ये तो मतलब ठीक है। अब आप सोचिए ना कि हाथ में AK-47 पकड़ के आपने किसको पकड़ा है आज तक, कि हाथ में AK-47 पकड़ करके ये घूम रहा था कराची में या लाहौर में और हिंदुस्तानी था। हमारे पास सैकड़ों की लिस्ट है। हम जब बात करते हैं तो हम हवा में नहीं बात कर रहे हैं, हम एविडेंस की बेसिस से बात कर रहे हैं। अगर पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में डाला गया था, उसका कोई रीजन था। हर चीज वही कहना कि जी इंडिया के वजह से, अगर इंडिया इतना ही दमदार था तो आप ग्रे लिस्ट से निकले कैसे, आप ये बता दीजिए, फिर इंडिया आपको ग्रे लिस्ट में रखता फिर? अगर इंडिया की इतनी चलती है कि इंडिया के कहने से सब कुछ हो जाता है दुनिया में, तो फिर आप निकले कैसे ग्रे लिस्ट से? नहीं तो बिल्कुल आप जब भी बात करते हैं तो आप उसको कहते हैं ना कि जो सयाको सबाक है उसको ध्यान में रख करके उसके हिसाब से बात करें, फैक्ट्स को रखें। आप जो है कि आप मतलब ये जो एलिगेशंस लगानी है, एलिगेशंस तो ठीक है, फिर लगाते रहिए। एलिगेशन तो दुनिया लगाती है सबके ऊपर। एक सऊदी अरेबिया भी लगा रहा है अभी यूएई के ऊपर की जी ये हमास यमन में जो है आतंकवादियों को सपोर्ट कर रहे हैं और वहां पे असैसिनेशंस प्लान कर रहे हैं और ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तो इस तरह के एक्यूजेशन तो लगते ना, आप एविडेंस क्या दे रहे हैं? इंडिया ने एविडेंस दिए हैं, आप भी दीजिए एविडेंस। अब आप मतलब किसी यूट्यूब चैनल का किसी क्लिप की, अब मैं कोई बात कह रहा हूं, मेरी बोली हुई बात कोई एविडेंस है क्या? नहीं, खैर इन चीजों की तरफ जरूर मेरे ख्याल है देखने की जरूरत है, क्योंकि बहुत साल हो गए। अब कब तक हम लोग इसी तरीके से एक दूसरे के ऊपर अटैक करते रहेंगे और एलिगेशंस लगाएंगे। लेकिन लास्ट में आपको मैं जो है वो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ भी लेके जाऊंगी। आपने यकीनन देखी होगी, 3 घंटे से ऊपर की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और उसमें उन्होंने भारत से कहा था ये चीज जो है मैंने जो है आप मेरे ख्याल है आपने सुनी भी होगी कि इधर से भी आ जाओ और उधर से भी आ जाओ और हर तरफ से आ जाओ। तो क्या लग रहा है आपको कि मजा ना पाकिस्तान आया, चाह रहा है? मजा ना करा दे तो पैसे वापस। हाँ, कैसे देखते हैं आप उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को? मैं कैसे, मुझे क्या लेना मतलब देना है? आपको लगता है क्योंकि देखिए भारत का जब हम जिक्र था अभी उसमें, जब हम भारत को इनवाइट कर रहे थे ना वो, किसी और को नहीं कहा उन्होंने, भारत को कहा कि हर तरफ से आ जाओ। और भारत के क्लिप भी चलाए, मीडिया के लोगों के क्लिप भी चलाए उन्होंने। और मुझे हैरत है कि अभी तक आपका क्लिप क्यों नहीं चलाया, लेकिन ये कि आप रह गए सिर्फ, बाकी सभी के क्लिप आ चुके हैं। तो नहीं यकीनन नहीं, उसमें भारत को इन्विटेशन था उनका। ठीक है, भारत को जब आना होगा तो भारत आ जाएगा, जैसे भावलपुर में गया था, जैसे बालाकोट में गया था, जैसे मुरीदके में गया, वैसे ही भारत को जब जाना होगा भारत चला जाएगा। सैटेलाइट इमेजेस हैं, भोलारी के भी हैं, जैकबाबाद के भी हैं, सब हर जगह के सैटेलाइट इमेजेस हैं। तो भारत लास्ट टाइम भी गया था तो कोई इनके इनविटेशन पे नहीं गया था, और भारत को जाने के लिए किसी इनविटेशन की जरूरत नहीं है।
भारत को जब जाना होगा तो भारत जाएगा, और जब भारत जाएगा तो आपको नहीं पता चलेगा, ठीक है? और डीजीआईएसपीआर की ये जो मैं अच्छा, उसपे लोग ऑब्जेक्ट कर रहे थे कुछ लोग कि ये जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज ठीक नहीं थी, कि हम्म। मजा ना करा दिया तो पैसे वापस। ये एक्चुअली आपको पता है लाहौर में पाकिस्तानी पंजाब में ना, ये एक तरीका है, एक फिगर ऑफ स्पीच है, एक तरीके से ये बात करने का तरीका है, ठीक है? तो वो उस तरीके से करा बोलना चाह रहे थे, पिछली वाली में तो आंख भी मार दिया था खैर उन्होंने। तो लेकिन अब वो है उस तरह के कैरेक्टर, अब क्या किया जाए वो उनका। अब ना, अब हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको फर्क पड़ता है, आप डील कीजिए, आप लोग को कैसे डील करना है उनको। वो कैसी भाषा यूज करेंगे, वो किसको आंख मारेंगे, और किसको धमकियां लगाएंगे, किसको जहरी मतलब जिस इंसान को सबसे ज्यादा वोट मिले हो पाकिस्तान, उसको जहरी मरीज बोल देंगे, और वो क्या क्या करेंगे वो आपका मसला है, वो हमारा इशू नहीं है। वो सिर के बल खड़े हो जाए अगली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मुझे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है? वो सिर के बल खड़े होकर के बोले कि मेरा नाम लेकर के जब तक नहीं बोलते, मुझे नहीं फर्क पड़ता, या भारत को लेकिन लेकर वो के नहीं दावत बोलते। तो आपको ही दे रहे हैं ना कि आप लोग किसी साइड से भी आ जाइए, आप लोगों से ही वो कह रहे हैं कि मैं कह आपने तो रहा जाके हूँ, मिस हमको करने का आने जो, के लिए क्योंकि उनकी आप ऑपरेशन हम सिंदूर 2 की बात कर रहे हैं ना, 2.0 की जो बात कर रहे हैं, उन्होंने तो उस पर रिस्पॉन्स किया था। नहीं, तो ऑपरेशन सिंदूर 2.0 हमको जब करना होगा तो हम मतलब कहते हैं ना कि इट विल हैपन अकॉर्डिंग टू प्लेस एंड टाइम ऑफ आर चूजिंग ना। डीजेएसपीआर के कहने से थोड़ी होता है, पिछला भी हुआ था तो उनके कहने से थोड़ी हुआ था, या उनके इनविटेशन पे थोड़ी गए थे। तो वो कहते रहे करते रहे, वो आप लोग को बढ़िया एंटरटेनमेंट देते हैं, आप एंटरटेन होइए, ठीक। और कहते हैं ना, आप पूरी मीडिया को और आवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है, लगी हुई है, बढ़िया फर्स्ट क्लास, मजे लीजिए। अभी हमको तो छोड़िए, अभी मजे तो अभी आपको करा रहे हैं ना, पाकिस्तानियों को करा रहे हैं। आप पहले मजे ले लीजिए, जब आप खाली हो जाएंगे तो हमें भी लेने होंगे, हम आकर के ले लेंगे। बहुत शुक्रिया कि आज आपने ज्वाइन किया। हमेशा की तरह जैसे मैं कहती हूँ, आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगता है। बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो हमारी ऑडियंस जो है वो समझना चाहती है, और वो हमेशा कहती है कि आपसे बात की जाए और समझे। वैसे तो खैर आपकी अपनी वीडियोस भी होती हैं डेफिनेटली, लेकिन फिर भी जो है वो कई चीजें जो पाकिस्तान रिलेटेड है वो आप बहुत अच्छे से समझते हैं। बहुत शुक्रिया कि आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। थैंक थैंक यू। यू। थैंक यू।